आज मॉल से बजट की ऐसी कवरेज जो आप कहीं और नहीं देखेंगे, क्योंकि 11% विकास दर की कल्पना के साथ अगर ये बजट आज सामने आने वाला है। मिडिल क्लास किसानों के लिए क्या होगा, बेरोजगारी को का सामना करने के लिए सरकार क्या करेगी, हर हिस्से में इस मॉल के हम जाएंगे। नेहा बिल्कुल, और अलग अलग हिस्सों में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे। दिन भर हमारी ये विशेष और खास कवरेज लगातार जारी रहेगी जीआईपी मॉल नोएडा से, जहां पर हमने इस बार का बजट बाजार सजाया है। और साथ ही हमारे तमाम एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे जो आपको बारीक तरीके से विश्लेषण देंगे, बताएंगे कि कैसे इस बार का बजट आपकी रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा एड्रेस करता है या नहीं, या फिर आपकी जेब में अब तक जो इस कोरोना काल में पैसे कम हुए हैं उस जेब में ये पैसे दे पाता है नहीं। तमाम बातें हमारे फोकस का नजरिया रहेंगी। और साथ ही अब हम आपको अगले हिस्से में लिए चलते हैं अंजना, क्योंकि इस हिस्से में हम अब बात करेंगे कि कैसे जो अलग अलग तस्वीरें, चाहे वो वित्त राज्य मंत्री की आ रही हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आ रही हो, पूजा पाठ के साथ अनुराग ठाकुर ने शुरुआत की आज के दिन की, और यही तस्वीरें लगातार हम देखते आ रहे हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है और 1 घंटे का वक्त अभी बाकी है जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के साथ शुरुआत होगी और इस बार का बजट कैसे आपके लिए खास रहने वाला है, ये तमाम बातें जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे साफ होती जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। लेकिन क्या वो संजीवनी बूटी जिसका इंतजार देश कर रहा है अर्थव्यवस्था के लिए, एक वैक्सीन जो अर्थव्यवस्था के लिए चाहिए, वो मिल पाएगा, इस पर सबकी नजर है। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं वहां जहां जबरदस्त हलचल इस वक्त मौजूद है, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, विजय मिश्रा कंज्यूमर अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आलोक जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में वो बाहर आएंगी। इस बार दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि पेपरलेस है, डिजिटल है सब कुछ, तो क्या आईपैड को वो लाल कपड़े में लपेट कर आती है। कमलजीत संधू हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु मिश्रा। जल्दी से वहां से एक अपडेट ले लेते हैं। भगवान हनुमान की पूजा के साथ वहां पर पहुंचे हैं, अनुराग ठाकुर भी निकल चुके हैं। जल्दी से हिमांशु अगर वहां की तस्वीरें एक बार दिखा दे, फिर कमलजीत भी बताएंगी कितनी देर में बाहर आने वाले हैं। बिल्कुल अंजना, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं फ्रेम की अब जो है निर्मला सीतारमण इस वक्त जो है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जो है अंतिम रूप पर चर्चा कर रही है बजट को लेकर, और अब से कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो वित्त मंत्रालय से निकलकर जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां पर बजट को मंजूरी लेंगी राष्ट्रपति से और सीधा संसद भवन जाएंगी और वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के अंदर भी बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी और उसके बाद निर्मला सीतारमण जो है अपना तीसरा बजट जो है वो पेश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या आज जो एक वैक्सीन की जरूरत है वो मिल पाएगी, क्या आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के लिए क्या कुछ निकलता है अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वो देखने वाली बात है। और संकट के समय में जब ये कोरोना संकट चल रहा था तब हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे, तो हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या निर्मला सीतारमण के आज के बही खाते से कुछ निकलेगा बड़ा, क्योंकि सबको उम्मीद है कि हेल्थ सेक्टर को भी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव लिए थे इस कोरोना काल में, लेकिन आगे ध्यान रखते हुए इस तरीके से हेल्थ सेक्टर के लिए क्या निकलेगा, औद्योगिक क्षेत्र से लेकर मध्यम वर्ग को क्या नया मिलता है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि जो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई। कमलजीत, आप लगातार तस्वीरें दिखाती रही हैं, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? हिमांशु, लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए, हर साल हमने देखा है कि वित्त मंत्री एक लाल बस्ता यानी एक लाल ब्रीफ केस लेके निकलते हैं, लेकिन क्या इस बार एक डिजिटल बैग होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबकी नजरें इस बजट पर हैं, क्योंकि देखिए पिछला 1 साल काफी कठिन रहा है, चाहे वो आम वर्ग के लिए हो, चाहे वर्किंग क्लास के लिए हो, कई नौकरियां गई हैं, महिलाओं के लिए हो जो कि घर चलाती हैं, या फिर हम बात करें किसानों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी काफी मुश्किल साल रहा है। तो इस सब के बीच में एक ऐसा बजट जो कि बैलेंस बना के रखे, इकोनॉमी को बाउंस बैक करे। देखिए पिछले 1 साल में काफी कठिन रहा है, क्योंकि काम ही नहीं हो पाया, अर्थव्यवस्था पे काफी असर पड़ा है। और कोविड में जहां पे भारत ने कई देशों की भी अब मदद की है, उस तरह से किस तरह से इकोनॉमी को उभार के बाहर लाएंगे, ताकि मुश्किलों से बाहर आ पाए। पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है।
ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ जाएंगी, उनसे भी हम सवाल लेंगे। लेकिन आलोक जी, इस बार की तस्वीरें कैसे अलग रहने वाली हैं, क्योंकि वो जो लाल ब्रीफकेस होता था उस परंपरा से थोड़ा हटकर इस बार देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, ब्रीफकेस के रंग से और कपड़े के रंग से अगर महंगाई कम होती नहीं, हो तो आप आलोक जी, आपसे भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन ये सवाल दो मेरा आलोक जोशी जी से था। आलोक जी आज सारे सवाल लपक रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ तो विपक्ष का सा राज दिख रहा है। नहीं, ये फर्क अच्छा, यही आप होगा दोनों भिड़िएगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कीजिएगा जल्दी कम से। कम आज पैड ये देखेंगे। यूनिक होगा और डिजिटल इंडिया को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश मुझे लगता है इससे निर्मला सीतारमण वही एक टैब दिखाई पड़ेगा। उस टैब में कौन सा टैब है, अब ये सवाल है कि वो टैब मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर टैब है या वो आईपैड है, ये अब दिखाया जाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इस देश में हम बहुत समय से एक मोबाइल फोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनते हैं बहुत सारे मोबाइल फोन, बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं यहाँ, लेकिन क्या हम ये चीजें और इनके अंदर की टेक्नोलॉजी अपने देश में पैदा करेंगे? जिस सर्विसेज सेक्टर का जिक्र अभी इकोनॉमिक सर्वे में हुआ है कि सर्विस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग रिबाउंड से ये वी शेप रिकवरी आ इस बात रही का है। जिक्र किया, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपने चाइनीज कंपनियों पे बैन लगा दिया। हाँ। क्या आप उतने सक्षम हैं कि आप देश में जितनी मोबाइल की खपत है वो आप उतनी संख्या में मुहैया करा पाए? ये सवाल है और इसी सवाल का जवाब चाहिए, और वो जवाब क्या आज मिलता है इस पर नजर होगी, क्योंकि जो बड़ी संख्या में हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे, बहुत से लोगों को पैसा मिलेगा, उस सबका रास्ता यहीं से खुलना है। आज की तारीख में आज भारत की जनता को जो चीजें चाहिए, क्या वो मिलने जा रही हैं? क्या वो यहाँ बनेंगी? अगर वो यहाँ बनेंगी तभी वो यहाँ बिकेंगी और तभी उनसे पैसा आएगा, जिस पैसे से इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, इम्पिटस मिलेगा। वोकल फॉर लोकल। बिजॉन जी, 3 बातें अधूरी रह गई थी जो आप जिस पर जवाब भी दे रहे थे पहले। पहला ये कि किसानों की आय कैसे दोगुनी, इस पर लौटूंगी, लोन फॉर लोन की बात भी करेंगे, लेकिन हिमांशु मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आपसे कुछ देर के अंदर आप देखिए कि हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है और अब जो है निर्मला सीतारमण यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी। बड़ी बात यही है कि निर्मला सीतारमण देखिए आप आ गई हैं बाहर और अब उनके पिटारे में वो बही खा था जो पिछली बार उनकी माता जी ने उनको सिल कर दिया था, और वही लेकर निर्मला सीतारमण जो है आप देखिए बाहर हैं। और अब देखना ये है इसमें डिजिटल आईपैड है या कोई ऐसा और इक्विपमेंट जिसको पढ़कर जो है वो बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। आप देखिए अनुराग ठाकुर है उनके साथ, वित्त सचिव हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, तमाम बजट को बनाने वाले वो अधिकारी हैं उनके साथ। और अब यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां पर वो राष्ट्रपति से बजट पर जो है मंजूरी लेंगी और उसके बाद वहां से सीधा संसद भवन में कैबिनेट की बैठक के अंदर जो है अंतिम मोहर लगाई जाएगी बजट पर। और उसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगे। आप देखिए वही लाल कपड़ा जो वो हर साल लेके आती हैं, ये उन्होंने ये खबरें आई थी कि इस लाल कपड़े को जो सिला गया था वो उनकी माताजी ने सिलकर उनको दिया था जब वो पहली बार 2019 में बजट पेश करने आई थी। और आप देखिए तमाम चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट, अनुराग ठाकुर के चेहरे पे भी आपको उसी तरीके की मुस्कुराहट, निर्मला सीतारमण कुछ कहती हुई और बिल्कुल इत्मीनान के साथ फोटो आप कराती हुई और कुछ मीडिया कर्मियों को बताते हुए भी आप देखिए यही है। और अब यहाँ से निकलने की तैयारी उनकी, और बिल्कुल फोटो आपके लिए किसी भी तरीके की ये कह सकते हैं कि हड़बड़ी में नहीं है वो, और खुल जो है वो फोटो आप करा रही है हर तरीके से। जहां जहां मीडिया कर्मी है हर तरफ जो है बजट की कॉपी को लेके दिखाते हुए। अब ये तो तय है कि उनके इस जो बही खाता है इसमें इस बार पेपरलेस है, तो इसीलिए जो है वो बिल्कुल जो है आईपैड ही है उसमें। और अब वो कार में अपनी बैठते हुए यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन के लिए वो निकल रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी अनाउंस मत कीजिए। एक सेकेंड हिमांशु, ये तस्वीरें जरूर दिखाइए, लेकिन आईपैड है या कोई देसी टैब है उसमें, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि यहाँ पर ये बहस चल गई है। आईपैड एप्पल का है, अमेरिकन कंपनी है, और अगर आपको वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो टेलीकॉम मंत्रालय का ये दावा है कि हमने 3 स्कीम पिछले जून में लॉन्च किया है जिससे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में जबरदस्त बूस्ट मिला है। तो क्या ये किसी देसी कंपनी का टैब है जिसका प्रेजेंट करेंगी, ये क्लियर हो पाना थोड़ा मुश्किल है।
थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो लाल कपड़े में ये लिपटा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से अब सीधे देश की संसद का रुख करेंगी। कुछ मिनटों का सफर, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक से ये निकलती हुई वो जा रही हैं और अनुराग ठाकुर भी वहां पर पहुंचेंगे और कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें ये बजट वहां पर पेश किया जाएगा लगभग 10 सवा 10 बजे और उसके बाद 11 बजे बजट पेश होने वाला है। आज मतलब उस टैब पर आलोक जोशी जी नजर रखें क्योंकि उसी के जरिए पता चलेगा कि कितना उस पर क्यों रखना है, आपको तो अपने मोबाइल के ऐप पर नजर रखनी है क्योंकि बजट तो यहाँ आएगा। आलोक जी, लेकिन फोकस ये रहेगा कि ब्रांड ना ही दिखे तो बेहतर है। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं कि ब्रांडिंग को छुपाया जाता है ताकि ये ना लगे कि उसी ब्रांड पर फोकस है, सिर्फ इस बात पर फोकस है कि डिजिटल तरीके से इस बजट को पेश किया चर्चा हो जाती है, चर्चा हो जाती है, हम सबको बचना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जाहिर तौर पर एक बूस्ट सैयद जफर इस्लाम साहब आपकी सरकार देना चाह रही है कि हम डिजिटल तरीके से और मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने 3 स्कीम्स लॉन्च किया है जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर यह है और चीनी कंपनियों को हम पीछे छोड़ देंगे। कितना सार्थक हो पाएगा, नजर रहेगी। देखिए, बिल्कुल साफ है, PLI स्कीम जो है उसी के लिए अनाउंस किया गया है, उसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं थे। 8-10% वहाँ हमारे लिए जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता था, लेकिन अब इस स्कीम के बेसिस पे हम बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसके सब मतलब जो करना चाहिए तो सरकार ने किया और आगे आने वाले दिनों में आपको इसके जो अच्छे जो रिजल्ट भी दिखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज के दिन में जो आप चर्चा कर रहे हो, मेरा आखिरी सेशन है, इसके बाद में जाना है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो हमने हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है वो आम आदमी रही है, गरीब रही है, उसके लिए हम जरूर कुछ करेंगे। अब दिखेगा इस बजट में, मिडिल क्लास हमें जरूर दिखेगा। टैक्स राज में राहत, क्योंकि आपने आम आदमी का जिक्र किया। मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी प्राथमिकता रही है, वो प्राथमिकता की झलक इस बजट में भी जरूर दिखेगी। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, प्रोडक्शन को बढ़ाने की बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स किए हैं, उसमें भी और आगे जो है कैपेक्स में भी अच्छा आपको नंबर दिखेगा। तो आपके लिए आजकल हर कोई मास्क उतार ही देता है। जरा चित्रों पर चर्चा कर ले, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप, मुझे पता है कि अब आपको जाना है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए इसलिए भी बहुत मायने रखती हैं क्योंकि ये कोविड की परिस्थितियों के बीच एक ऐसा बजट है जो जबरदस्त संकट के बाद आया है। और ऐसे में जब आप निर्मला सीतारमण को देखते हैं, इस पहले तस्वीर बदली, आलोक शर्मा जी गौर फरमाइएगा, वो जो ब्रीफकेस लेकर आते थे, कहा गया बड़े अंग्रेजों के जमाने का मामला चल रहा है, तो उसको देसी लुक दिया है और अब देसी लुक से ऐसा डिजिटल कर रहे हैं कि आप लोगों की आंखें चकाचौंध में रह जाएंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में डिजिटल जितने भी आंकड़े हैं तमाम बहुत जल्दी मुहैया हों, लेकिन सरकार से पूछें कि बेरोजगारी के आंकड़े क्या है तो पता नहीं, मजदूर कितने पलायन किए पता नहीं, किसानों की आत्महत्या कितनी हुई पता नहीं। वही खींच के लाएंगे आपको। नहीं, इनके पास नारा डिजिटल का होगा, आंकड़ा एक भी नहीं होगा। देखिए, तो ऐसे मैं तो कम से कम क्या इनकी फायदा उम्मीदें कि जो है वो सरकार के हमसे पास है। एक भी आंकड़ा ये ना अच्छी हो। बात है कि उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, NCRB सारी के उम्मीदें आंकड़े हमसे हम दिखा रहे हैं। एक सेकंड, 19 की, उसके बाद 2020 की और फिर 1 फरवरी की। तीनों तस्वीरों में आप देखेंगे पहले पूरा वही खाता होता था जो पेपर था जिससे वो पढ़ती थी, लेकिन इस बार सब कुछ डिजिटल होने वाला है और इसीलिए बहुत स्लिम सा, पतला सा जिसे कहते हैं, आप देख रहे हैं अंदर में है, टैब है जो कि इस कपड़े में रखा गया है इस बार। इससे पहले की दोनों ही तस्वीरें जो है वो आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि पहले पूरा प्रिंटेड होता था जिससे वो बजट पड़ती थी। हाँ, मैं अन्य जी से इतना कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने बराबर कोशिश की है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए और उसी का फायदा ये भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय, यूपीए के समय जो 1,60,000 करोड़ जो है ऐसे लोगों को दिया जा रहा था जिसकी बचत हमने की, जो आज तक दुनिया में पैदा भी नहीं हुए। हाँ, कांग्रेस के लोग उनको दिखाते थे कि दुनिया में आए हैं, लेकिन वैसे दुनिया में नहीं आए थे। बातों से अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो पैसे बच गए हैं और वो गरीब कल्याण योजना के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि कोविड के हम दौर में हैं और 2 वैक्सीन आ चुकी हैं, ऐसे में जब बिहार में चुनाव हुए तो फ्री वैक्सीन का ऐलान आपके घोषणा पत्र में खुद किया गया। ये फ्री वैक्सीन का पैसा कहां से आएगा? ये किससे आप यहाँ पर फ्री वैक्सीन बांटेंगे? क्या कोविड सेस लगाया जाएगा? इस पर भी एक बार सवाल उठे थे कि क्या ऐसा कोई भार अतिरिक्त अब डाला जाएगा आम आदमी पे ताकि जो है आपका ये जो फ्री वैक्सीन का वादा है ये पूरा किया जा सके? देखिए, फ्री वैक्सीन अगर आप पूरे कॉस्ट को उठाइए तो 0.3% ऑफ जीडीपी आता है, उससे कम ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार को हर नंबर्स को ध्यान में रखना है
मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ से सरकार इसको किस तरह से पूरा 100% फ्री दे रही है, या फिर स्टेट को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है या कुछ भी करना है, वो सर इसमें पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा फोकस जो है हेल्थ सेक्टर में रहेगा, हमारा फोकस एजुकेशन सेक्टर में रहेगा, हमारा फोकस जो है वो आम आदमी के लिए रहेगा, हमारा फोकस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रहेगा, हमारा किसान पिछले 6 साल का आपका भाषण उठा लें, इनका 6 साल का बजट के पहले का निकाल। मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, यही वो शब्द है जो बताए जाते हैं, अब तो कंठस्थ हो गए जनता को। नहीं, लेकिन आप बताइए, क्या गरीबों की चिंता हमने नहीं की? क्या हमने आत्मनिर्भर पैकेज में 1.9 लाख करोड़ का गरीब कल्याणकारी योजना हमने इस्तेमाल नहीं किया? क्या हमने मिडिल क्लास को, एमएसएमई में कौन है एम्प्लॉयड, मिडिल क्लास के लोग हैं, क्या उनको राहत देने की कोशिश नहीं की? देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम को आप भूल जाएंगे। बॉक्स आपने क्या सोचा है, क्योंकि तौर तरीके और रस्म बदलने में आप बड़े माहिर हैं, ये हमें भी पता है। पहले ब्रीफकेस में लाते थे, फिर आपने ये लाल कपड़े वाला, ये बही खाता वाला सिस्टम स्टार्ट किया, अब डिजिटल कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या कंटेंट बदलेगा? कंटेंट वही रहता है। सवाल ये है कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स सरकार सोचती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और जो आपके वोटर्स हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, उनमें से भी कई किसान हैं जो सवाल कृषि कानूनों पर खड़े कर रहे हैं, रिफॉर्म्स पर। आप ही को उनको समझाना है। दूसरी तरफ बेरोजगारी वो चैलेंज है जिसका आप ही को जवाब देना है। कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने वोट किया है, लेकिन आज वो रोजगार को लेकर सवाल आपसे पूछ रहे हैं। इससे पहले कि आप दोनों पर चर्चा जल्दी से ले, क्योंकि अब कुछ ही देर में सब कुछ सामने आने वाला है। आलोक जोशी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या बड़ा बूस्ट आपको दिखता है? क्योंकि ये वाकई अगर 91 के बाद हम देखें, जो मनीष तिवारी देख रहे हैं, उस बात में मेरिट है कि हमने 2020 के उस गड्ढे को, जो लॉकडाउन की वजह से देश ने जिसका मुकाबला किया, उसके बाद ये एक बजट है। बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। तो बड़ी मुसीबत जब होती है अंजना जी, तो क्या होता है, आपके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा हो तो दो ही ऑप्शन है। हाँ। या तो आप उस गड्ढे में गिर जाइए, या एक छलांग लगाइए और गड्ढे को पार कर जाइए। हाँ। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हिम्मत दिखाएगी और छलांग लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे इकोनॉमी को, देश को, आम आदमी को, सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन से सेक्टर में होनी चाहिए छलांग लगाने के लिए? सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी एजुकेशन पर, हेल्थ पर। यहाँ आपको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को तैयार करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है पिछले कुछ सालों की? कि लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, स्किल तमीज से तैयार नहीं हो रही है, जो पढ़ाई हो रही है उसमें क्वालिटी नहीं है। ठीक है, जल्दी से बिजौन जी, आपका अगर छलांग लगाना है, उस गड्ढे को पार करना है, क्या सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए? हेल्थ सेक्टर पे मैक्सिमम फोकस और इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए। एजुकेशन और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ताकि कम पैसे में लोगों को अच्छा खाद्य पदार्थ मिले, कम से कम पैसे में, और फार्मर्स को सही कीमत मिले उनके प्रोडक्शन का। तो ये सारे चीजों का हम लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि हमारे वित्त मंत्री उस ढंग का ऐलान करेंगे जिससे ये छलांग लगा सकते। छोटे छोटे जवाब ले रहे हैं, फिर नेहा बातचीत करेंगे। जल्दी से सैयद जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड से सैयद जफर इस्लाम साहब, अगर एमएसपी के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी चाहिए, किसान ये कह रहे हैं, क्या आपके पास वैसी राशि है, आपके पास पैसा है कि आप ये गारंटी दे सकें कि प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी? जल्दी से। देखिए, ये चर्चा तो चल रही, मैं चूंकि ये चर्चा अभी सरकार और किसानों के बीच में चल रही, तो मैं कोई डेफिनेटिव ओपिनियन देना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, चूंकि एमएसपी का, एक मिनट मेरी बात खत्म कर लो। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर दुखी, जो डिफिकल्ट टाइम्स आया है, उसके बाद एक अच्छा आगाज हुआ है, और इस बार भी लगता है आत्मनिर्भर पैकेज जो है अनाउंस किया, तो हम सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में देखिए, तो जैसे मैंने कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आई तो हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने सिक्योरिटी स्कैम किया तो हमने डिमेटलाइजेशन किया। आप लोग इनको चुप नहीं करते, इतना फ्रीडम देते हैं आप बीजेपी वालों को। 1991 में जब जिस तरह से अर्थव्यवस्था को खोला गया, 450 पॉइंट मार्केट में बढ़त देखी जा रही है, 450। मतलब आलोक जी, आपसे ज्यादा सैयद जफर इस्लाम कन्विंस कर रहे हैं क्या लोगों को? देखिए, मुझे अभी लगता बाजार है में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। नहीं, पिछले 6 बजट में अगर देखेंगे तो शाम के आंकड़े हमेशा, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रहा हो, चाहे बॉम्बे का रहा हो, दोनों गिरे। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया। मुझे बीजेपी का जो भाषण याद आ रहा है अरुण जेटली साहब का, कि जो लोग हवाई चप्पल में होंगे वो हवाई जहाज में चढ़ेंगे। उल्टा हो गया 7 साल में, जो लोग हवाई जहाज में चल रहे थे वो हवाई चप्पल में आ गए हैं। निवेदन है कि जूते पहन के हिंदुस्तान चल सके, ऐसा बजट लेकर आइएगा। अर्थव्यवस्था का चेहरा मुरझाया हुआ है, आप जितने मर्जी खिलखिलाएं और हंसे। एक सेक्टर ऐसा था जिसने कोरोना के दौर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो है कृषि सेक्टर, क्योंकि कृषि सेक्टर में काफी हद तक किसानों ने कोरोना की चुनौती पार पाने में सफलता हासिल की। लेकिन अब
किसानों की निगाहें सरकार पर एक बार फिर से हैं, क्योंकि जो 6,000 रुपए प्रति सालाना जो उनके खाते में जा रहा है, क्या ये आय 40% तक बढ़ेगी जैसा कि सरकार ने दावा किया है। और साथ ही इस बात पर भी सबका फोकस होगा कि कृषि से जुड़े जो तमाम खाद और दूसरे उपकरण होते हैं उनके दामों में कमी की जा सकती है नहीं। देश भर में कृषि आंदोलन की गूंज है। जिस बिल को सरकार ने कृषि सुधार कहकर पेश किया उसे किसान खारिज कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इन्हें 1 साल के लिए टालने की बात चल रही है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट सरकार के पास किसानों को लुभाने का बेहतरीन मौका बनकर आया है। लेकिन अगले किसी वादे को करने से पहले इस बार बजट में कसौटी पर रहेंगे सरकार के पुराने वादे। इसमें सबसे पहला वादा है 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी। किसानों की आय 2 गुनी करने का 2022-23 तक का वादा सरकार कई बार दोहरा चुकी है। भाइयों और बहनों, गांव और किसानों के लिए महायुति की सरकार ने निरंतर काम किया है। 2022 तक किसान की आय 2 गुनी हो, ये हमारा संकल्प है। वादे के मुताबिक तो इस बार के बजट में इस टारगेट तक पहुंचने के लिए सरकार को ठोस ऐलान करने होंगे। अगर जरा पीछे मुड़कर देखें तो इस लक्ष्य के ऐलान से लेकर अब तक किसानों की आमदनी में खास तेजी नहीं आई है। दरअसल मनमोहन सरकार में किसानों की मासिक आमदनी 6,426 रुपए थी। मोदी सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 8,931 रुपए हो गया। बीते 6 साल में किसानों की आमदनी महज 2,505 रुपए बढ़ी है। वहीं किसानों की आय 2022-23 तक 2 गुनी करने के लिए कृषि की विकास दर को लक्ष्य तय करने से हासिल करने तक 10% होना चाहिए था, लेकिन कृषि की सालाना विकास दर महज 2.9% है। अब टारगेट हासिल करने के लिए कृषि की विकास दर 15% से भी ज्यादा करने की जरूरत है, जो एक बेहद मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान करने की हर तरकीब सरकार को सोचनी होगी और बजट इसका एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के लिए सरकार ने अशोक दलवाई कमेटी बनाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अब से कुछ ही देर पहले आपने तस्वीरें देखी, कैसे इस बार डिजिटल इंडिया पर फोकस है। वो लंबा चौड़ा बही खाता नहीं, बल्कि हाथ में एक छोटा सा डिजिटल जिसे कहते हैं डिवाइस मौजूद है और उसी में समाई है आज की बजट की हाईलाइट। 1.5 घंटे बाद ये पेश किया जाएगा अंजना, और साथ ही सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि क्या आम आदमी को इस बजट से राहत मिलेगी, क्या कोरोना काल के दौर में जिस तरह की परिस्थितियों से देश गुजरा है उससे उबर पाएगा इस बजट के जरिए। और मेरे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मेड इन इंडिया टैब से ही निर्मला सीतारमण ये बजट आज पेश करेंगी। यानी जो संदेश है वो संपूर्ण होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। उसमें ऐसे लूपहोल्स नहीं छोड़े जाएंगे जिसमें ये पूछा जाए कि आप तो आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, तो दूसरी तरफ आप एक विदेशी कंपनी का टैब हाथ में लेकर क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज जो वहां पर से बजट पेश करेंगी, पेपरलेस से बनाया गया है। पेपरलेस बनाने के सिलसिले में जो ये बही खाता आप देख रहे हैं वो अब एक मेड इन इंडिया टैब में पहुंच चुका है, समा चुका है। जो पहले प्रिंट आप देखते थे, जो कि अच्छा खासा एक बही खाता मोटा होता था जिससे वित्त मंत्री पढ़ती थी संसद में 11 बजे, वो अब परिवर्तित हो गया है और सब कुछ पेपरलेस होकर हाथ में एक स्लिम से टैब में आ चुका है। आइए आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं बुलेटिन से। अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है जनता का बजट होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा।
आइए आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी, आपके पास आने से पहले जल्दी से चलते हैं एक बार हिमांशु के पास। हिमांशु, डिजिटल इंडिया को बूस्ट इस टैब के जरिए तो मेक इन इंडिया को मिलेगा या नहीं? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पर ही विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। उम्मीद है कि ये जो टैब लाल वाली झोली में है इस बार, जो पेपरलेस बही खाता है, वो मेड इन इंडिया टैब है। बिल्कुल अंजना, ये मेड इन इंडिया टैब है और ये बात खुद निर्मला सीतारमण ने फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान जब ये पूछा गया कि ये टैब है या कोई और डिजिटल इक्विपमेंट है, तो उसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने आगे बढ़कर ये कहा ये मेड इन इंडिया टैब है और इससे जो है मेक इन इंडिया को बहुत जो है प्रमोशन मिलेगा। याद कीजिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत निर्मला सीतारमण जब वाणिज्य मंत्री थी तब किया था और ये जरूर है कि इससे एक आईटी क्षेत्र को, डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है कि कोई भी इस तरीके का सवाल उठाने का विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा कि वो ये सवाल उठाएं कि उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी और वो किसी दूसरी कंट्री के बने डिजिटल इक्विपमेंट से जो है वो बजट पड़े। इस तरीके की कोई भी लूपहोल जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नहीं छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि हर चीज को ध्यान में रखकर आज का बजट जो है वो पेश किया जाएगा और ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक के लिए, सबके लिए बहुत कुछ होने वाला है इस बजट के अंदर, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जो है एक ऐसी रफ्तार देनी है जो संबित जी बताते हैं कि नहीं। हिमांशु, आलोक शर्मा जी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर साहब, इलाज तो निकालना होगा क्योंकि कोविड की महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी चोटें पहुंचाई। हनुमान जी की पूजा करके मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर अनुराग ठाकुर निकल रहे हैं, लेकिन देश मुंह मीठा होने का इंतजार कर रहा है। किसान वहां पर आंदोलनरत हैं, इधर अर्थव्यवस्था को लेकर, नौकरियों को लेकर ढेर सारी उम्मीदें हैं किसानों को, मिडिल क्लास को, सबको। और कैसे वो ग्रोथ रेट जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विकास दर 11% मुमकिन हो पाएगा? विपक्ष का कहना है झांसा है। नंबर देने का क्या है? कोई भी नंबर बोल। देखिए अंजना जी, मैं आप ही के चैनल का उदाहरण देता हूं आज तक का, क्योंकि आज मुझे मालूम पड़ा है कि आप लोग जीआईपी मॉल नोएडा में बैठकर ये पूरा शो कर रहे हैं और दिन भर भी ये शो करने वाले हैं। इतने दिनों तक आप लोग लॉकडाउन में थे, आप लोग अपने चैनल का काम केवल और केवल अपने स्टूडियो से करते थे, मगर कितना बड़ा काम आज हुआ है। आज तक ने एक मॉल आज तक ने अपने एक मॉल को किराए पे लिया है। आप देखिए, आपने वहां मॉल के किराए पे लिया, मॉल के लोगों को एम्प्लॉय किया, मॉल के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इससे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है। आज जो ये बजट आने वाला है, सरकार भी इसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने नौकरियों के बारे में पूछा, आपने पूछा कि रिकवरी आवाज, शायद उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। उनकी आवाज मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं कह रहा था कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने मॉल लिया है किराए पे, और जैसे आपने कई हजारों लोगों को आज काम दिया है मॉल में, क्योंकि आपने किराए लिया तो पानी वाला भी दौड़ के आएगा, सफाई वाला भी वहां सफाई करेगा, वहां के रेस्टोरेंट वाले भी आज खाना बना रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा शो हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग किस प्रकार भारत की सरकार करती है ताकि जॉब जनरेशन हो सके। और देखिए, कल मैंने अंजना ओम कश्यप जी का इंटरव्यू केवी सुब्रमण्यन जी, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके साथ सुना था। केवी सुब्रमण्यन जी ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, उसमें एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो 1 रुपया अगर हम रेवेन्यू में खर्च करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर मात्र 0.98% होता है, मगर 1 रुपया अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इनिशियली 2.5% होता है, और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट पूरा होता है तो 4.5% ये गुना बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने की आवश्यकता है, जो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं। और मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही थी आत्मनिर्भर भारत को लेकर कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज, ये 4 L पे काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इसी का एक बहुत बड़ा रूप, बृहद रूप आज बजट में देखने को मिलेगा। जो 4 छोटे छोटे बजट इससे पहले प्रस्तुत किए गए थे, उसको किस प्रकार समेटना है, ये आज हम बजट में देख पाएंगे। वो पूरा कर लिया उन्होंने। जल्दी से आलोक शर्मा जी अब जवाब दीजिए। और आप तो टैब कह रहे थे, टैब भी मेक इन इंडिया वाला है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, एक बधाई दे दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर मेक इन इंडिया का कोई भी चीज आगे बढ़ती है, हिंदुस्तान में रोजगार बढ़ेंगे तो हम जरूर बधाई देंगे। लेकिन भाषणों से, नारों से, स्लोगन से
अगर मेक इन इंडिया आगे बढ़ता हो और BSNL का भट्टा बैठने से बचता हो तो हम जरूर स्वागत करेंगे। BPCL बिकने से अगर बच जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। 15 लाख रोज इन्होंने सबके अकाउंट में जबरदस्ती डाले, 2 करोड़ रोजगार, लोगों को सड़क पकड़ पकड़ के रोजगार दिया इन्होंने, जो एलिजिबल नहीं था उनको भी रोजगार दे दिया है। पेट्रोल 35 रुपए में ये दे रहे हैं, लोग खरीद ही नहीं रहे। इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की कई महीने पहले हो गई थी कोरोना से पहले ही। अब महंगाई जो है वो ढूंढने से नहीं मिल रही है और किसानों की आय भी जबरदस्ती ये डबल करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे देश की अर्थव्यवस्था का आप लोगों ने जिस तरह से भट्टा बैठाया है वो सामने है, आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं, सारे आंकड़ों में बाजीगरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज सरकार को कोरोना का समय पॉजिटिव संदेश के साथ कि इकोनॉमी का जो पहिया है अर्थव्यवस्था का वो कैसे चले, उसको कैसे गति मिले, उस पर काम करना चाहिए। और उम्मीद भी करते हैं और हमारी आशा भी है कि इस बार अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको छोड़कर देश की जो प्रायोरिटीज हैं बीजेपी उन पर काम करेगी। कि जिस तरह से 50 कंपनियों ने 4 लाख 50 कंपनियों ने बीजेपी की प्रायोरिटी क्या है सर? बीजेपी की प्रायोरिटीज हैं कि कुछ जो बड़े धनाढ़े लोग हैं सारा पैसा गरीबों का उनकी जेब में पहुंच जाए किसी तरह से। टैक्सेशन का, बैंकिंग का सारा सिस्टम ऐसा हो, नोटबंदी करो, बैंकों के पास पैसा चला जाए, बैंकों से लोन मिल जाए अडानी को और अडानी पर लेकर फुर्र हो जाए। वो है बैंकिंग का सिस्टम जो नया बीजेपी का नया भारत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की परचेजिंग पावर अंबानी का नाम आपने जानबूझकर छोड़ा है या भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। अंबानी का नाम लेना या करने के हिसाब से नाम लेते हैं, किसी का भी नाम लेने से कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये देखिए 6 महीने में 50 बड़ी कंपनियों ने 4 लाख करोड़ रुपया का फायदा सोचना बंद कीजिए, देश का सोचिए, कह रहे हैं शर्मा जी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है आज के दिन बजट ठीक अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं इस प्रकार के तू मैमे में, क्योंकि 2014 से ही यही डायलॉग चल रहा है कि कुछ लोगों को मैं उस पर नहीं जाने वाला हूं। सबसे बड़ा चैनल है देश का, लोग कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। देखिए आप याद करिए 3 दिन पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने उद्घोष को रखा था। उसने भारत के लिए जो प्रोजेक्शंस था वो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्शंस किए हैं। 11.5 की रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे, ये IMF ने कहा है और वो कोई बीजेपी की संस्था नहीं है। जब यही IMF कह रही थी हम पीछे जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उसको सेलिब्रेट कर रही थी। यही IMF अब कह रही है, परसों जो उनका उद्घोष रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रहा है, उसमें उन्होंने अपडेट किया है कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमी रहेगी पूरे विश्व की, उसमें भारत एक सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे रहेगा और ये प्रोजेक्शंस दिया है। मैं यहां पे आज तक के माध्यम से IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये बीजेपी की मेंबर नहीं है, उन्होंने क्या कहा है वो बहुत ही उत्साह करने वाला है। मैं पढ़ना चाहूंगा, इंडिया एक्चुअली has taken very decisive action, very decisive steps to deal with the pandemic and to deal with अंजना जी, मैं ये तू मैमे के डिबेट में सुबह नहीं हो सकता है। शांति से जरा हम एक एक करके सुन लें एक दूसरे को। बेरोजगारी से निपटने के लिए भाई आपके समय में 2014 से लेकर अभी तक बेरोजगारी जो लगातार बढ़ी है हवाई जहाज की तरह, वो क्यों बढ़ी? जवाब सुनते हैं इस प्रकार से। लेकिन सर आपने भी तो मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी एजेंसीज की रेटिंग को इकोनॉमिक सर्वे में धत्ता बताया है, कहा है कि वो बायस है इंडिया के खिलाफ। नहीं, धत्ता नहीं बताया है, नहीं धत्ता नहीं बताया है। आज इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कह रही हैं आपको स्पेंडिंग करना है, फिस्कल स्पेंडिंग करना है, इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया है, धत्ता नहीं बताया है। कहा है कि इनको इनकी जो एडवाइस है उसको दरकिनार करके आप स्पेंडिंग करिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा। मगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर का वक्तव्य पढ़ रहा था, ये भारत के लिए आवश्यक है इसलिए पढ़ रहा हूं। इंडिया एक्चुअली हैज टेकन वेरी डिसाइसिव एक्शन, वेरी डिसाइसिव स्टेप टू डील विद द पैंडेमिक एंड टू deal with the economic consequences of it. What we see is that transition combined with policy support seems to have worked well. Why? Because if you look at the mobility indicators, we are almost there where we were before COVID in India. देखिए ये IMF कहती है कि कोविड से पहले भारत जहां था, भारत वहां अपनी इकोनॉमी को लेके पहुंच गया है। ये एक V shaped रिकवरी है। V फॉर विक्ट्री भी है, V फॉर अच्छी रिकवरी भी है और V फॉर वैक्सीन भी है। जब मैं इस डिबेट में जुड़ा तो मैंने देखा आप लोग वैक्सीन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। जिस प्रकार से ये वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ा है, ये पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला है। और हिंदुस्तान ने जो रोल वैक्सीनेशन में प्ले किया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समृद्ध जी, आपने
देश ही नहीं दुनिया भर की इकोनॉमी का जिक्र कर लिया, लेकिन अगर देश पर ही फोकस करें, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, एक ऐसा वक्त भी 2020 में देश ने देखा जब जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, वो ऑनलाइन क्लासेस लेने को मजबूर थे। ऐसे में कई ऐसे हाउस होल्ड थे, कई ऐसे घर थे जहां पर दो क्या एक भी मोबाइल नहीं था जिससे ये ऑनलाइन क्लासेस ली जा सके। ऐसा आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है आपने? चूंकि आपने आज निर्मला सीतारमण जी के हाथ में टैबलेट भी दिखाया जो कि भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड है और आपने अभी मोबाइल की बात कही, तो मैं एक डाटा प्रस्तुत करता हूं, इकोनॉमिक सर्वे का है। इंडिया प्रोड्यूस्ड मोर देन 330 मिलियन मोबाइल हैंडसेट और ये विश्व का सबसे दूसरा नंबर पे आने वाला मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भारत बना है। जहां हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे कुछ सालों पहले, वहां से हम दूसरे नंबर पे आज स्थापित हुए हैं। और एप्पल जैसे प्रतिष्ठित कंपनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहते हैं और ये इकाई उन्होंने भारत में स्थापित की है। ये अपनी बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने डिजिटल की बात की, डिजिटल इंडिया की बात की। प्रधानमंत्री जी ने अभी डेवोस में जो इकोनॉमिक फोरम को भी उन्होंने अभिनंदन किया, वहां जो उद्घोष रखा उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही, जो यूआईपी है, जो ये डिजिटल पेमेंट है, कितना बड़ा है आप देखिए। 4 ट्रिलियन रुपीस इतने की पेमेंट यूआईपी के माध्यम से हमने केवल दिसंबर के महीने में किया है। ठीक उसी प्रकार फास्ट ट्रैक इत्यादि में भी एक बहुत बड़ा इजाफा डिजिटल पेमेंट्स का हुआ है। यह दिखाता है कि भारत की जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी एक बहुत बड़े रिकवरी मोड पर है। और आज की खुशखबरी है सुबह की, तमाम अखबारों ने छापा है उसे, कि जो जीएसटी रिकवरी थी, ये जनवरी की जो जीएसटी के अभी रिपोर्ट्स आए हैं 1.2 लाख करोड़ रुपीस, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत रिकवर कर रहा है और 11.5% के ग्रोथ रेट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक शर्मा जी भी हाथ उठा रहे हैं कुछ बोलने के लिए, संबित जी, लेकिन एक और सवाल है जो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा जवाब इसका दीजिएगा। आप कह रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी, वी फॉर विक्ट्री, एक एन फॉर नौकरी भी होता है, लोग वो भी देख रहे हैं बहुत आंखें फाड़ के, बड़े इंतजार में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी कारण से आप अगर देखेंगी तो जो वी शेप रिकवरी की बात मैंने कही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो खर्च सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी और कर रही है, उसका नतीजा है कि बहुत सारे हायरिंग होने आरंभ हो गए हैं। आज जो जीएसटी की रिपोर्ट है अखबारों में छपी हुई है, उसमें भी लिखा है कि 16% इंपोर्ट्स में इजाफा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इजाफा है और बहुत सारी आईटी कंपनी किस प्रकार हायरिंग स्प्री में गए हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों को भी हायर करना आरंभ कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को उनको बहुत मजबूत करना है। तो स्वाभाविक रूप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी तो हम आगे और नौकरियों को बुलंदियों पे देखेंगे। वी शेप रिकवरी अच्छी खबर है कि नहीं है शर्मा जी? देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना के समय में स्वाभाविक था, लॉकडाउन था और मूवमेंट सबका रुका हुआ था, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बढ़ेगा ही, वो स्वाभाविक था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि पेटीएम जैसी कंपनी के लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय ने प्रचार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। जहां तक बात जीएसटी की है कि जनवरी में जीएसटी का आंकड़ा बढ़ गया। अरे भाई, 8 महीने से मोनेटोरियम टाइम चल रहा था, तमाम तरह की छूट मिली हुई थी। स्वाभाविक है कि जैसे ही लॉकडाउन खुला है, सब चीजें हुई हैं, तो जीएसटी जमा होगा। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान में 1 लाख स्कूल छोटे और बड़े आज बंद होने के कगार पर हैं। 20,000 इंजीनियरिंग और टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बंद होने के कगार पर हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? और अगर आपने इतना अच्छा काम किया और आईएमएफ ने भी कहा, तो भाई ये बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों की हाईएस्ट दर पर क्यों पहुंच गई? नेपाल और बांग्लादेश हमसे सस्ता पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 19 लाख करोड़ रुपए आपने एक्साइज ड्यूटी लेकिन डायरेक्टली बजट से जुड़ा हुआ नहीं। आलोक जी, बेजौन जी कुछ कहना चाहते हैं। बेजौन जी। हाँ नेहा जी, हम जस्ट एक सिंपल आंकड़ा देना चाह रहे हैं। आपका हर एक मोबाइल बिल का 5% यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड पे जाता है। टैक्स ऑन टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स ऑन टैक्स। हाँ। $4 बिलियन लाइंग अनयूटिलाइज्ड इन इंडिया। टोल वाला, 4 हर बिलियन जगह, हर जगह पर, हर स्तर पर है। यदि आप यदि पैसा लेकर उसको खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, संबित जी को बोलिए, तो संबित जी आप के साथ उसको प्लीज वापस कर दीजिए। इसी वो पैसे क्यों वो क्यों कंज्यूमर दे रहे हैं? आप हम लोग सब लोग दे रहे हैं 5% हर बिल में। वापस हम लोग ये पैसा इसलिए दे रहे हैं, ये स्टोर हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है। बेजौन जी कह रहे हैं।
देखिए, ये आज बजट में क्या होता है मैं अभी से प्रीएम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। पैसा किस प्रकार से एक्सपेंडिचर होगा भविष्य में ये मैं अभी नहीं कह सकता, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार की अभी कोविड के कारण से, पैंडेमिक के कारण से हिंदुस्तान ने अपने आप को रिकवर किया है, बहुत सारे धन बल की आवश्यकता है। यू नीड टू हैव अ फुल किटी। जब तक ये किटी फुल नहीं होगा और जब तक इसके पर्स स्ट्रिंग्स लूजनड अप नहीं होंगे, तब तक हम इस रिकवरी को आगे सही ढंग से नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मानते हैं संबित जी, वो मानते हैं हम लोग मानते हैं इस बात को देखिए लेकिन आपको इस बात को भी मानना होगा कि आगे चलकर आपको ये सारे जो पैसा अनयूटिलाइज्ड है उसको आपको यूटिलाइज करना होगा, ताकि रूरल सेक्टर में रूरल लोगों को कनेक्टिविटी मिले, उनको मतलब सही अनइंटरप्टेड सिग्नल्स मिले। आज कितने कॉल ड्रॉप्स होते हैं, कितने दिक्कतें हैं, आपको भी मालूम है। नेहा जी ने जो उदाहरण दिए, कितने लोगों के पास आज इंटरनेट के कनेक्टिविटी है। आपको ये समझना होगा, आपको इसको लेआउट करना होगा। हम लोग केवल कह रहे हैं कि इसका हम लोग उम्मीद रख रहे हैं बजट में कि आप इसको यूटिलाइज करेंगे। आपका क्या इस पे प्रक्रिया है, ये बताइए। हम टैब पर सिर्फ बजट पढ़ देने से नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी हर घर में पहुंचे, ये चुनौती है। संबित जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बेजोन जी हैज अ पॉइंट, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी तक पहुंचना आज बहुत अनिवार्य है। और मुझे लगता है डिजिटल इंडिया को लेकर जो संजीदगी मोदी जी ने और इस सरकार ने दिखाया है, चाहे फाइबर ऑप्टिक केबल हर गांव तक ले जाना, हर पंचायत तक ले जाना और वहां कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना, ताकि डिजिटली इंडिया बहुत ज्यादा अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करे, ये सब हमारी सरकार ने किया है। बट फिर भी एक बहुत बड़ा स्कोप, एक रूम भविष्य के लिए हमेशा खुला रहता है। बेजोन जी, मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगा कि इस बजट में, जबकि बजट में मुझे नहीं पता है, मगर इस सरकार की टेम्परामेंट को देखते हुए मैं जरूर आश्वासित करना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया के लिए इस बजट में एक बड़ा पुश होगा ही होगा। क्योंकि जो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, जिस स्कूलों की बात आपने की है कि डिजिटल माध्यम से आजकल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को पुश मिलेगा तभी भारत का भविष्य सुधरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं।